गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी, जिसका चैप्टर 2 अपना चल रहा था। इससे पहले अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। उसमें अपन ने पढ़ा था व्यापार संघों के प्रकार यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला था सोल प्रोप्राइटर, सेकंड था जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड था पार्टनरशिप, फोर्थ था कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ था अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो अब देखिए, फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सोल प्रोप्राइटर, तो अब सेकंड अपन पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। इसका मतलब ये है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार जो है वो भारत में पाए जाने वाले व्यापार संगठन का एक विशेष रूप है। यह देश में पाए जाने वाले व्यापार के सबसे पुराने स्वरूपों में से एक है। इसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स जो है उस बिजनेस को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते हैं। यानी कि पहले इस फैमिली में उसके फादर चलाते थे, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, तो इस प्रकार से एक कर्ता होता है, बाकी उसके अंडर में काम करते हैं। तो ये एक फैमिली का बिजनेस होता है, फैमिली मिलकर उसको चलाती है और उसका एक कर्ता जो होता है वो मुखिया कहलाता है। तो ये फैमिली बिजनेस हो गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो वो किस में आएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। इससे तात्पर्य है कि संगठन का वह स्वरूप जिसमें व्यापार का संचालन एवं स्वामित्व हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों का होता है। यानी कि इसमें जो बिजनेस है वो एक फैमिली के थ्रू चलाया जाता है और उसके जो बिजनेस के पार्टनर हैं वो कौन कहलाएंगे? उस फैमिली के मेंबर, जो उस फैमिली में उनका जन्म हुआ है और वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे उस बिजनेस के क्या कहलाएंगे? मेंबर। ठीक है, और इसको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। सेकेंड पॉइंट देखिए, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज birth in a particular family and 3 successive generation can be members in the business। व्यापार के में सदस्यता का आधार उस परिवार विशेष में जन्म होना होता है। यानी कि उस बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई पार्टनर जुड़ता है, यानी कि इसका मतलब इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसका परिवार का मेंबर होगा, तो वो ऑलरेडी उस बिजनेस का पार्टनर होगा। ठीक है, एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी द मेंबर्स इन द बिजनेस, यानी कि 3 पीढ़ियों तक के परिवार के सदस्य व्यापार के सदस्य भी हो सकते हैं। यानी कि उसकी 3 जनरेशन तक के जो भी मेंबर्स होंगे उस व्यापार के पार्टनर होंगे, उस बिजनेस को चलाने के लिए वो उसमें पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल उस फैमिली, जो फैमिली वो बिजनेस कर रही है, उस फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं वो उस बिजनेस के पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, then third point, the business is controlled by the head of the family who is the elder member and is called कर्ता। व्यापार का नियंत्रण जो उस फैमिली में बिजनेस चलाया जा रहा है उसका नियंत्रण उसके परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता है। जो सदस्य बड़ा होता है वो कर्ता कहलाता है। यानी कि जो सबसे एज में बड़ा होगा तो उसको उस मेंबर का, उस बिजनेस का कर्ता बना दिया जाएगा, यानी मुखिया बना दिया जाएगा, और वो सारे उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंचेस्टर एंड दे आर नोन एज को पर्सनर्स। पूर्वज की संपत्ति पर सभी सदस्य का समान स्वामित्वाधिकार यानी मालिकाना हक होता है और सहभागीदार कहलाते हैं। यानी कि उसमें जरूरी नहीं है कि किसी का 40% है, किसी का 60% है, उस पर सबका इक्वल, जो भी उस फैमिली के मेंबर हैं उन सबका इक्वल हक होता है। वो सब अपना इक्वल प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं और ये सारा जो हक है वो उनके पीढ़ी दर जैसे उनकी जनरेशन के हिसाब से उनको मिलता जाता है उस परिवार में उनका जन्म होने के कारण। ठीक है, अब अगला टॉपिक है अपना फीचर्स यानी विशेषताएं किसकी?
जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, संयुक्त परिवार व्यापार की। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स देखिए। फीचर्स में सबसे पहला है फॉर्मेशन। फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, यानी कि ये जो बिजनेस चलाते हैं इसमें कम से कम 2 मेंबर की आवश्यकता तो होती ही है। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप बाय द बर्थ। इसके अंदर जैसे कोई दूसरे अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप जो भी होती है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक डील होती है, किसका कितना रेशियो रहेगा प्रॉफिट लॉस का, तो वो सारा होता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। अगर उस परिवार में किसी का जन्म होता है तो वो जन्म के कारण ही उसका पार्टनर बन जाएगा और उसके अंदर उसका हिस्सा होगा। इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है। गठन। हिंदू परिवार व्यापार संगठन के गठन के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य अनिवार्य होते हैं। ऐसे व्यापार में किसी प्रकार के करार की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार का सदस्य जन्म से ही स्वतः व्यापार सदस्य हो जाता है। ऐसे व्यापार का नियंत्रण संचालन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, लाइबिलिटी यानी दायित्व। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल members except the कर्ता is limited to their share of co-personary property of the business. The कर्ता however has unlimited liability. अब इसके अंदर लाइबिलिटी जो है उसका हक किस प्रकार से रहता है, दायित्व किस प्रकार से रहता है वो देखिए। कर्ता को छोड़कर सभी सदस्यों के दायित्व व्यापार में उनकी सहभागिता के अनुसार सीमित दायित्वों के रूप में होते हैं। कर्ता के फिर भी असीमित दायित्व होते हैं। लाइबिलिटी यानी कि जो मुख्य होगा, मेन जो भी डीलिंग होगी बिजनेस से मुख्य रूप से कर्ता ही करता है, तो वो अपने अनुसार अपनी लाइबिलिटीज़ रख सकता है। लेकिन बाकी जो मेंबर्स है उनकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और उसके दायरे में रहते ही वो व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो हेड है वो कौन है, करता है। तो कर्ता पर जो भी लोड होता है, जो भी बिजनेस का जो भी सब कुछ दायित्व है वो किसका होगा, कर्ता का होगा। थर्ड, कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस लाइज विथ द कर्ता। He takes all the decisions and authorized to manage the business. पारिवारिक व्यापार का नियंत्रण कर्ता के हाथ में होता है। वह व्यापार को व्यवस्थित करने और सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार भी होता है। वह उससे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो कर्ता का अंडर में लिया जाएगा या कर्ता खुद उसको डिसीजन को लेगा, फाइनल करेगा कि वो क्या बिजनेस के लिए सही है या गलत। ठीक है। फोर्थ, continuity. The business continues even after the death of the कर्ता as the next eldest member take up the position of कर्ता, leaving the business stable. नियंत्रता। कर्ता के देहांत के बाद भी व्यापार का संचालन नियंत्रण रहेगा और परिवार का अगला सबसे वरिष्ठ सदस्य कर्ता का स्थान लेते हुए व्यापार को स्थायित्व देगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी परिवार में कोई भी व्यक्ति एक करता था, सबसे बुजुर्ग था और उसकी डेथ हो गई है, तो बाद में उसका सबसे बड़ा वाला बेटा या उसका जो भाई है उससे छोटा था वो अब सबसे बड़ी परिवार में सबसे बड़ा होगा, तो वो कौन बन जाएगा, कर्ता। यानी कि इस प्रकार से वो कंटिन्यूटी बिजनेस की रहती है। चाहे कर्ता की उसके अंदर डेथ हो जाती है तो भी वो बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए माइनर मेंबर्स यानी आवश्यक नाबालिग सदस्य। द inclusion of an individual into the business occurs due to the birth in Hindu undivided family, hence minor can also be member of business. अब जैसा कि अपन को पता है कि इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, अगर उस फैमिली में बिजनेस कर रही है उस फैमिली में अगर किसी का जन्म हो जाता है तो वो जन्म से ही उस बिजनेस का क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा, यानी कि उसका हिस्सेदार बन जाएगा। तो इसके अंदर नो डाउट जब फैमिली बिजनेस चल रहा है तो उसमें चाहे छोटा नाबालिग हो या बड़ा हो, उसके जन्म से ही वो उसका सदस्य हो गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि पारिवारिक व्यापार में व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसको सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। अतः व्यापार के सदस्य आवश्यक नाबालिग भी हो सकते हैं। ठीक है।
अब इसकी मेरिट्स यानी इसके गुण क्या क्या है देखिए। फर्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज़ एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर। दिस अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स एज नो वन कैन इंटरफेयर विथ हिज राइट टू डिसाइड। प्रभावी नियंत्रण होता है। कर्ता को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। किसी के हस्तक्षेप न कर पाने के कारण सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता है कि जो मेन है वो कर्ता जो डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद, कोई भी डिसीजन इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेन डिसीजन जो भी लेगा वो कर्ता लेगा। अगर दूसरा बिजनेस पार्टनर है तो कोई बिजनेस पार्टनर कहता है कि ये ठीक रहेगा, दूसरा कहता है ये ठीक रहेगा, तो इस प्रकार से उनमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक प्रभावी नियंत्रण रहता है क्योंकि कर्ता ही डिसीजन लेता है। सेकेंड, continued business existence. The death of Karta will not affect the business as the next eldest member will then take up the position. नियंत्रण व्यापारिक अस्तित्व। कर्ता के देहांत होने पर भी व्यापार प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि देखो जब कोई बिजनेस होता है, बिजनेस को करने के लिए उसमें मेन चीज़ होती है वो होती है एक्सपीरियंस। तो जब तक मुख्य है जो सबसे बड़ा है वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन बाकी जो भी है वो उसके अंडर में कार्य कर रहे हैं, तो उनको जैसा उसका कर्ता डिसीजन ले रहा है वो उनसे सीख लेते हैं। और जब उस कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो उसका जो भी नेक्स्ट मेंबर होता है उसको ऑलरेडी उस बिज़नेस के बारे में सब कुछ नॉलेज होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है या किस चीज़ को उसको डिसीजन लेना है वो ऑलरेडी सब कुछ उसको एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे ही कर्ता की मृत्यु हो जाती है तो जो भी बड़ा उसके अंदर एल्डर पर्सन होगा वो नेक्स्ट कर्ता बन जाएगा, और इस कारण से व्यापार भी बंद नहीं होता है और उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। द लाइबिलिटी ऑफ all the co-partners except the karta is limited to their share in the business, and consequently their risk is well defined and precise. सदस्य के सीमित दायित्व। कर्ता को छोड़कर सभी सदस्यों का दायित्व उनकी सहभागिता के अनुसार सीमित होता है, जिसके कारण उनके जोखिम भी सुस्पष्ट होते हैं। फोर्थ है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, यानी निष्ठा और सहयोग में वृद्धि। Since the business is run by the members of family, there is a greater sense of loyalty towards one another. This helps the securing better cooperative from all the members. निष्ठा और सहयोगिता की वृद्धि, यानी परिवार के सदस्यों द्वारा व्यापार चलाने के कारण एक दूसरे के प्रति निष्ठा का महान भाव रहता है। यह सभी सदस्यों के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने में सहायक होता है। यानी कि अगर कोई भी बिजनेस जो है अगर घर का मेंबर करेगा तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि वो उसको उसी निष्ठा के साथ और एकदम ईमानदारी के साथ उसको चलाएगा, क्योंकि वो उनका घर का कुछ भी अगर लॉस प्रॉफिट होता है तो वो उसको पूरे परिवार पे होगा। और अगर एक दूसरा अगर कोई इसमें व्यक्ति होता है तो वो जितना एक घर का मेंबर बिजनेस के लिए सोचता है उतना वो नहीं सोचेगा। तो इसलिए इसमें जो भी कार्य होगा वो निष्ठा और सहयोग के साथ होगा और इसमें इस चीज़ की वृद्धि भी होगी। अब इतनी देर तो अपन ने पढ़ी थी इसकी मेरिट्स यानी गुण, और अब पढ़ रहे अपन इसकी लिमिटेशन यानी सीमाएं। लिमिटेड रिसोर्सेज। The joint Hindu family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on an uncertain property. This limits the scope for expansion of business. यानी सीमित संसाधन। कोई भी बिजनेस अगर वो करेंगे तो उनके पास जितनी पूंजी होगी उतने ही वो लगा सकते, उससे ज़्यादा वो नहीं ला सकते। एक एक्सटर्नल पार्टनर यानी बाहर से कोई भागीदार आता है तो वो अपना कैपिटल उस पर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें फैमिली मेंबर्स के पास जितनी कैपिटल होगी उतना ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए उनके पास लिमिटेड संसाधन होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार सीमित पूंजी की समस्या से ग्रस्त रहता है, क्योंकि यह मुख्यतः पूर्वजों की संपत्ति पर ही आधारित होता है। इससे व्यापार के विस्तार की सीमित संभावना क्षेत्र रहता है। सेकेंड,
Unlimited liability of Karta. The Karta is burdened not only with the responsibility and decision making and management of business, but also suffer from the disadvantage of having unlimited liabilities. कर्ता की असीमित दायित्व. कर्ता न केवल व्यापार से संबंधित निर्णय लेने व व्यापार को व्यवस्थित करने के दायित्वों से घिरा रहता है, बल्कि वह असीमित दायित्व होने के नुकसान से भी व्यतीत रहता है. अब जैसे मान लीजिए पहले किसी बिजनेस में उसके पिताजी बिजनेस करता थे, अब उनकी जो लाइबिलिटीज़ थी वो थी, लेकिन अब उनकी डेथ के बाद में जब उनका बड़ा वाला बेटा उस बिज़नेस को संभाल रहा है तो पुरानी लाइबिलिटीज़ उसके पिता के द्वारा, अगर मान लो कोई बिज़नेस आप करेंगे तो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है तो आपके पहले वाली पीढ़ी का भी लाइबिलिटीज़ आप, क्योंकि आप बिज़नेस को ले रहे हो तो उसके साथ आपके पास लाइबिलिटीज़ भी आएगी, और अब आप जो लाइबिलिटीज़ खुद बढ़ाओगे वो लाइबिलिटीज़ भी साथ में इंक्लूड होगी. तो इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, तीनों जनरेशन की लाइबिलिटीज़ भी एक साथ में हो सकती है. थर्ड, डोमिनियंस ऑफ कर्ता. द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस विच मे एट द टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स. कर्ता का प्रभाव. कर्ता द्वारा व्यापार को स्वयं के स्तर पर व्यवस्थित किया जाता है, जो कई बार अन्य सदस्यों को स्वीकार भी नहीं होता है. फैमिली के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है कि अब मान लीजिए एक्सपीरियंस है, लेकिन आज जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो कर्ता जो है उसको अपने बिजनेस को सेटअप नहीं दे पा रहा है, तो जो दूसरे उसके मेंबर्स होंगे, को पार्टनर्स होंगे, उनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्प्यूट भी रहती है और वो उसके डिसीजन को स्वीकार भी नहीं करते हैं. Fourth, limited managerial skill. Since the Karta cannot be an expert in all areas of management, the business may suffer as a result of his unwise decision. His inability to decide effectively may result into poor profits or even loss for the organization. सीमित प्रबंधकीय दक्षता. चूंकि कर्ता प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में कुशल दक्ष नहीं होता है, अतः उसके अविवेकपूर्ण निर्णय से व्यापार पर संकट आ जाता है. कर्ता की प्रभावी निर्णय न करने के कारण अयोग्यता से संगठन व्यापार में लाभ की कमी अथवा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो भी उसने सीखा है वो अपने पूर्वजों से सीखा है, और जो बिजनेस उसके पास है वो पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति है, तो उसमें एक्सटर्नल नॉलेज कहीं से नहीं आएगा. तो इसके कारण जो मार्केट में नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, जो चेंजेस मार्केट में आ रहा है, चाहे चेंज बाय टेस्ट हो, किसी और कारण से हो, तो वो जो सारी नॉलेज है वो एक मैनेजर के अंदर जो होती है वो स्किल्स कर्ता के अंदर नहीं होती है. तो इस कारण से भी बिजनेस में उसको लॉस हो सकता है या प्रॉफिट की कमी आ सकती है. ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया. अपना तीसरा था पार्टनरशिप यानी भागीदारी. ठीक है, तो अब देखिए पार्टनरशिप, इससे पहले अपन ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर, और अभी दूसरा अपन ने पढ़ लिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और अब तीसरा अपना है पार्टनरशिप यानी भागीदारी. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में भागीदारों के निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है. उन व्यक्तियों के बीच संबंध जो उन सभी या उनमें से किसी या किन्हीं के द्वारा उनके किए जा रहे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं, वो भागीदार कहलाते हैं. यानी कि ऐसे व्यक्ति जो आपस में एक बिजनेस चलाने के लिए एग्री हुए हो, राजी हुए हो, और उसके बाद में उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया हो, और उसके अंदर जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है कि किस व्यक्ति का कितना परसेंटेज रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस चला रहे हैं. चाहे उसमें एक्टिव पर्सन एक भी हो सकता है, सारे मेंबर्स जो बिजनेस पार्टनर बने वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात के लिए एग्री हुए कि अब जो बिजनेस चलाया जाएगा, चाहे एक पर्सन चलाए या फिर सारे पार्टनर्स चलाए,
उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा या जो उनका एग्रीमेंट हुआ उसको करने के लिए वो एग्री है, तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए इसके फीचर्स, पार्टनरशिप की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, फॉर्मेशन यानी कि इसका गठन कैसे होता है। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी किसी व्यापारिक संगठन की भागीदारी स्वरूप का नियंत्रण भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के द्वारा किया जाता है। इट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस through the legal agreement wherein the terms of conditions governing the relationship among the partners sharing profit and losses and the manner of conducting the business are specified. भागीदारी व्यापार एक विधिक करार के माध्यम से अस्तित्व में आता है जिसमें भागीदारों के बीच संबंध, लाभ हानि में हिस्सेदारी और व्यापार के संचालन का तरीका स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है। यानी कि वो बिजनेस कौन चलाएगा, उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके बारे में सारी नियम शर्तें होती है, सारा एग्रीमेंट बनता है और उसके बाद में सभी पार्टनर्स उस चीज़ के लिए एग्री होते हैं और उसके बाद में उस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। सेकेंड, लायबिलिटी यानी दायित्व। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. Personal assets may be used for repaying debts in case the business assets are insufficient. Further, the partners are jointly and individually liable for payment of debts. अब इनका क्या क्या दायित्व होता है देखिए। एक प्रतिष्ठान में भागीदारों का असीमित दायित्व होता है यदि व्यापार की संपत्तियां पर्याप्त न होने हो तो कर्जों का पुनर्भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत संपत्तियां भी काम में लेनी पड़ सकती है। यानी कि अगर किसी कारणवश बिजनेस में लॉस चला जाए और उस बिजनेस को बंद करना है तो एक पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो उसके जो भी उसकी लाइबिलिटीज ड्यू है वो उसको कंप्लीट करे। वो जो कर्ज है वो सभी पार्टनर्स को देना पड़ेगा, चाहे वो अपनी खुद की पर्सनल संपत्ति भी उसमें काम में लेनी पड़े तो वो उनको देनी पड़ेगी। कर्जों के भुगतान के लिए भागीदार संयुक्त और व्यक्तिगत दोनों तरह से उत्तरदायित्व होते हैं। अब जो भी कर्ज उनके हैं उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी वो उसमें इन्वॉल्व है और सारे पार्टनर्स भागीदार के रूप में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। थर्ड, रिस्क बेयरिंग। द पार्टनर्स बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ बिजनेस एज अ टीम. द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड by the partners in the agreed ratio. अब देखिए, जो पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर रिस्क बियरिंग यानी जोखिमों का वहन कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी पार्टनर है वो बिजनेस करता है, तो मान लीजिए मैं 100 रुपीज़ का बिजनेस हुआ फॉर एग्जांपल, तो इसमें 3 पार्टनर हैं जिसमें एक ने 50 रुपये दिए, दूसरे ने 25 और तीसरे ने 25। तो अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो 50% के हिसाब से लेगा और अगर लॉस होगा तो भी वो 50% के हिसाब से होगा। सेम एज इट इज इसमें 25% इसका होगा, 25% भी इसका होगा। तो इस तरह से जो बिजनेस है वो अपने पार्टनर जो है वो अपने रिस्क को कवर करते हैं, जोखिमों को वहन करते हैं। एक दल के तौर पर व्यापार को चलाते हुए भागीदार जोखिम भी वहन करते हैं। लाभ के रूप में प्राप्त होने वाला प्रतिफल सभी भागीदारों के बीच में सहमत अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। यानी कि उन्होंने शुरुआत में जितना जिसने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो रेशियो डिसाइड किया है उसके अनुसार ही वो उनको डिवाइड होगा, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। उनके बीच में क्या डील हो रखी है, क्या एग्रीमेंट बना है, उसके अकॉर्डिंग लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो बांटेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लॉस होने पर ये व्यक्ति 50% लॉस सफ़र करेगा और ये 25-25, और प्रॉफिट होने पर भी ये 50 ही लेगा और ये 25-25 ही लेंगे। तो ये जो डील होती है वो पार्टनर्स के बीच में पहले से हो चुकी होती है, उसके बाद में ही बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। फोर्थ, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. The partners share amongst themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. नियंत्रण और निर्णय करना. प्रतिष्ठान व्यापार की
व्यापार के दिनों दिन चलने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण एवं प्रतिष्ठान व्यापार के संबंध में निर्णय करने का दायित्व भागीदारों के बीच में बांट लिया जाता है। यानी कि जो पार्टनर्स है, अगर वो किसी एक व्यक्ति को अपना जो भी बिजनेस है, वो कहते हैं कि इसमें अलग अलग तरह से पार्टनर, एक तो एक्टिव पार्टनर भी होता है, साइलेंट पार्टनर भी होता है। अब एक्टिव पार्टनर जो होता है वो उस बिजनेस से रिलेटेड सारी गतिविधियां देखता है, और साइलेंट पार्टनर जो होता है वो इसमें खाली अपना इन्वेस्टमेंट करता है और उससे निकल जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको गेन करता है। लेकिन एक्टिव पार्टनर जो होता है वो फिर उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, उसके जो भी डिसीजन होते हैं वो एक्टिव पार्टनर को लेने होते हैं। हाँ, इसमें हक से रहता है दूसरे पार्टनर्स का, उनसे भी पूछ लिया जाता है, लेकिन एट अ टाइम जो भी डे रूटीन में डिसीजन होते हैं वो एक्टिव पार्टनर ही ले सकता है। ठीक है, अगर सारे पार्टनर सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं और सारे ही एक्टिव हैं, तो फिर उनका जो डिसीजन है वो सबको आपस में एक दूसरे के साथ में डिस्कस करने के बाद में लिया जाता है। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उसका जो एग्रीमेंट बना है उन पार्टनर्स के बीच में, उसमें किस चीज़ का बना है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। फिफ्थ, कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी of business since the death, retirement, insolvency of any partner can bring an end to the business. However, the remaining partner may, if they so desire, continue the business on the basis of a new agreement. यानी कि निरंतरता जो है, भागीदार के व्यापार निरंतरता के अभाव से चित्रित या विशेषित किया जाता है, क्योंकि किसी भी भागीदार के देहांत या सेवानिवृत्ति या दिवालिया प्रशिक्षण होने की स्थिति में व्यापार बंद भी हो सकता है। फिर भी शेष भागीदार यदि चाहते हैं कि एक नवीन करार से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रखा जा सकता है, वो उसके लिए एक नया एग्रीमेंट होगा, और फिर उसके बाद में उस आगे वाले, जैसे 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है या उसका किसी कारण से वो अब आगे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 पार्टनर हैं वो उस बिजनेस को अगर उनको चलाना है तो उनके बीच में वापस नया एग्रीमेंट होगा। पुराने एग्रीमेंट के साथ में उस पुराने जो भी पार्टनर है उसको रिटायर्ड करके और नया एग्रीमेंट करने के बाद में ही वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। 6th, नंबर ऑफ पार्टनर्स। हाँ, अब इसमें कितने भागीदार हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे अपन ने सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था कि उसमें सिर्फ एक ही मालिक होता है। फिर हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी उस बिजनेस के 3 पीढ़ी के जो भी मेंबर्स होंगे वो सारे उसमें पार्टनर हो सकते हैं। और तीसरा अपना है पार्टनरशिप, इसमें कितने पार्टनर होने चाहिए वो देखिए। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। मिनिमम 2 होने चाहिए, क्योंकि पार्टनर अगर अकेला है तो फिर वो तो सोल प्रॉपर्टी में चला जाएगा, तो इसके लिए मिनिमम 2 मेंबर की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 पार्टनर इसमें हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100। ठीक है। एज पर द रूल 10 of the company's rules 2014 act present the maximum number of members can be 50। और फिर उसके बाद में पहले कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 100 रखे गए थे, फिर उसमें वापस चेंजेस करके 2014 के अनुसार अब मैक्सिमम कितने कर दिए, 50। ठीक है। भागीदारों की संख्या, भागीदार प्रतिष्ठान शुरू करने के भागीदारों की कम से कम संख्या 2 होती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी भागीदार प्रतिष्ठान में अधिकतम 100 भागीदार हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार वर्तमान में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। अब पॉइंट 7, म्यूचुअल एजेंसी यानी परस्पर अभिकरण। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हाईलाइट द फैक्ट that it is a business carried on by all or any one partner acting for all. He is an agent of other partners as he represents them and thereby binds them through this act.
भागीदार की परिभाषा यह सत्य कथन प्रकाशित करती है कि यह व्यापार सभी भागीदारों द्वारा या सभी भागीदारों के लिए किसी एक भागीदार द्वारा किया जाता है। वह भागीदार अन्य सभी भागीदारों का अभिकर्ता होता है क्योंकि वह उनका प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार अपने कार्य को मध्यम में वह सभी को आपस में जोड़ के रखता है। अब इसके पढ़ लेते हैं मेरिट्स यानी गुण। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर यानी गठन और समापन में आसानी। इसको स्टार्ट करने में और बंद करने में बिल्कुल आसानी होती है। तो देखिए वो कैसे होती है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर into place whereby they agree to carry out the business of firm and share risk. Closure of firm to is an easy task. भागीदारों में प्रतिष्ठान व्यापार सरलता से भावी भागीदारों के बीच में एक करार या सहमति पत्र के माध्यम से व्यापार या प्रतिष्ठान में से भविष्य में होने वाले लाभ हानि और जोखिमों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हुए प्रारंभ किया जा सकता है। इसी प्रकार भागीदार व्यापार प्रतिष्ठान को बंद भी एक आसानी कार्य होता है। सेकेंड, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स्ड टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटीज। दिस not only reduce the burden of work but also leads the favor erases in judgment. संतुलित निर्णय करना यानी भागीदार अपने अनुभव के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिष्ठान व्यापार के विभिन्न प्रकार के कामकाज की देखरेख कर सकते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर अलग अलग कार्य गतिविधियां संभालने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। यह न केवल कार्य के बोझ को कम करता है अपितु यह गलत निर्णय को भी कम करता है। ठीक है। थर्ड, मोर फंड्स। इन पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स। दिस मेक्स it possible to raise larger amount of fund as compared to sole proprietor and undertake additional options when needed. इसमें अधिक धनराशि जो भी है वो लगाई जा सकती है। कैसे? भागीदार में लागत पूंजी भागीदारों द्वारा उनके हिस्से के अनुसार लगाई जाती है। ठीक है। इससे अकेले स्वामित्व की तुलना में अधिक धन जुटाना संभव हो सकता है क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको बढ़ाना है तो जैसा जो उनका रेशियो होगा प्रॉफिट लॉस का, उस रेशियो के अनुसार वो उसमें और कैपिटल इन्वेस्ट करके उस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ सोल प्रॉपर्टरशिप में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें स्वामी अकेला होता है और उसके पास जितना मनी होगा जितनी कैपिटल होगी वो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन इसमें पार्टनर्स जो है वो अपना अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके उस बिज़नेस को और बढ़ा सकते हैं, उसमें और धनराशि लगा सकते हैं जिससे आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कार्य भी किए जा सकते हैं। ठीक है। अब अगला है शेयरिंग ऑफ रिस्क। The risk involved in running partnership firm are shared by all partners. This reduces the anxiety, burden and stress on the individual partners. जोखिमों को बांटना। भागीदार के प्रतिष्ठान व्यापार में होने वाले जोखिम सभी भागीदारों में बांट लिए जाते हैं। इससे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक भागीदार को कम परेशानी और तनाव का अनुभव होता है। अब इसके अंदर मान लीजिए अगर एक अकेला व्यक्ति और बिजनेस में लॉस चला जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस आता है, दबाव आता है, उसका कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश पार्टनरशिप जो बिजनेस किया गया ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई रिस्क के कारण या लॉस चला जाता है तो वो जो भी रिस्क होगी, जो भी जोखिम होगा, वो सारे पार्टनर अपने हिस्से के अनुसार अलग अलग बांट लेंगे और इससे उनको कम स्ट्रेस होगा, कम परेशानी होगी, तनाव का कम अभाव रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में सीक्रेंसी। द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। गोपनीयता। विधिक रूप से भागीदार प्रतिष्ठान को इसके लेखों को प्रकाशित करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है। इसमें सीक्रेसी रहती है। ठीक है। इसके बाद में
लिमिटेशन यानी सीमा इसकी क्या क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स एंड लाइबल टू रीपे डेब्ट्स इवन from their personal resources in case of the business assets and not sufficient to meet their debts। असीमित दायित्व होते हैं, कर्जों के भुगतान के लिए भागीदार उत्तरदायी है, यहाँ तक कि यदि प्रतिष्ठान व्यापार की संपत्तियां कर्जों को देनदारियों को पूरी तरह निपटाने हेतु यथेष्ट न हो तो भागीदारों को व्यक्तिगत संपत्तियों से भी पूरा किया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप किसी कारण से उसको कंप्लीट बंद हो गई है और उसके ऊपर लाइबिलिटी है तो पार्टनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनकी खुद की पर्सनल एसेट्स भी उनको बेचकर उनके कर्जों को चुकाना पड़ सकता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पार्टनर्स की होती है। ठीक है। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड hence contribution in terms of capital investment is usually not sufficient to support large scale business operation। सीमित संसाधन होते हैं, भागीदारों की संख्या प्रतिबंधित कम होने के कारण बड़े स्तर पर व्यापार की गतिविधियां चलाने के संसाधन सीमित रहते हैं, अतः बड़ा व्यापार करना प्राय संभव नहीं होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसलिए उनका जैसे गवर्नमेंट के अधिनियम के अनुरूप अपन ने अभी पढ़ा था 50 हो सकते हैं मैक्सिमम पार्टनर, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज यूजुअली नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए अगर वो अपना जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर लिया, उनके बाद में अगर उसमें और कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। Possibility of conflicts। Partnership is run by a group of persons wherein decision making authority is shared। Difference in opinion on some issues may lead to disputes between partners। मतभेदों की संभावना। भागीदार व्यापार का संचालन व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न मामलों पर निर्णय करने के अधिकार भी बांटे हुए होते हैं। और यानी कि उनके बीच में जो भी डील होगी, प्रॉफिट्स लॉस शेयरिंग रेशियो की भी डीलिंग होगी, उसके साथ साथ में कौन सा डिसीजन लेने के लिए कौन सा पार्टनर वो डिसीजन ले सकता है, वो भी सारी चीज़ उसमें लिखी हुई होगी। तो क्या होता है कि भागीदार व्यापार संचालन व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है जिसमें विभिन्न मामलों में निर्णय करने का अधिकार भी बांटे हुए होते हैं। कुछ मामले भागीदारों की अलग अलग राय होती है जिससे भागीदारों के बीच मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। यानी कि डिसीजन अगर मान लीजिए सारे एक्टिव पार्टनर्स हैं तो कोई कुछ कह रहा है कि नहीं ये बिजनेस के लिए चाहिए, तो सेकंड वाला कह रहा है कि नहीं ये बिजनेस के लिए सही है, तो इसके कारण भी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट भी होती है। और हो सकता है आगे किसी व्यक्ति का किसी पार्टनर का कहना नहीं मानने के कारण वो फॉर फ्यूचर उस बिज़नेस को रनिंग करने के लिए वो अपने आप को उसमें से हटा दे कि अब आगे पार्टनरशिप नहीं रखनी है। तो ये डिस्प्यूट के कारण भी उनको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव उस बिज़नेस में होता है। फोर्थ, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विथ डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर्स, इट मे रिजल्ट द लैक ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का अभाव, किसी भी भागीदार की मृत्यु होना या सेवानिवृत्त होने अथवा दिवालिया प्रशिक्षण होने की स्थिति में भागीदार व्यापार समाप्त बंद हो जाता है, इस कारण से निरंतर अभाव रहता है। ठीक है। फिफ्थ, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंस रिपोर्ट्स और मेक अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक। As a result, the confidence of public and partnership firm is generally low। जन विश्वास का अभाव रहता है। विधिक रूप से किसी भागीदार प्रतिष्ठान या व्यापार को इसकी वित्तीय रिपोर्ट या अन्य संबंधित सूचनाओं को सार्वजनिक रूप से दर्शाना जरूरी नहीं होता है। इसलिए इस कारण से जन समस्या को किसी भी भागीदारी व्यापार प्रतिष्ठान के व्यापार या कार्य पर विश्वास नहीं होता है। पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता है, इस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर सारी चीज़ जो है वो सीक्रेट रहती है, चाहे उसके अंदर कोई भी सूचना हो या सार्वजनिक रूप से वो उस रिपोर्ट्स को नहीं दर्शाते, इसलिए वो सारी गोपनीयता रहती है और इससे पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो कम रहता है उस पर कि फॉर फ्यूचर जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है,
उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने कहा कि ये ब्रांड जो है हमारा इतने साल की गारंटी, वो सब कुछ, वो पीरियड है, तो इसमें वो सारी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करवाएगा तो धीरे धीरे जाकर उसमें उसको पब्लिक को वो अपने पर ट्रस्ट दिलवा सकता है, अदरवाइज उसको उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं होगा। तो इसमें पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो कम रहता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया सेकंड चैप्टर का। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी भागीदारों के प्रकार। ठीक है, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।